रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 आपने भेजा है उस पे व्हाट्सएप पर, ठीक है, वो खोल लें जरा, उसको करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। खोल दिया है? यस फाद भाई, खोल लिया। ओके, सो नाउ क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ एथिल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। एथिल अल्कोहल जो है ना, एथिल कहते हैं इस ग्रुप को, CH3CH2 को, राइट? 2 कार्बन ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं एथिल। और अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो OH का ग्रुप होता है। तो एथिल अल्कोहल इसको कहते हैं, एथेनॉल को एक्चुअली कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसको जब आप रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड कहते हैं एथेनोइक एसिड को, CH3COOH। तो आपको पता है कि ये एक एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन होता है, इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यू गेट एन एस्टर। एस्टर कैसे बनता है? एस्टर के ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है और जो अल्कोहल का H एटम है, ये दोनों कंबाइन होके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं और रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, दिस वाटर इज एलिमिनेटेड, इट इज रिमूव्ड। वाटर को आपने रिमूव कर दिया तो फिर क्या होगा? आपका ये कार्बन जो है ना, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है CH3 के वाला, ये वाला जो पूरा ग्रुप है, ये उठाकर आप इसके आगे आप ये वाला ग्रुप अल्कोहल का लगा देंगे, क्योंकि बीच से हाइड्रोजन और OH चला गया है, आपके पास एस्टर बन जाएगा। CH3 फिर उसके बाद CH2 मैं बता नहीं, CH3 CH2 नहीं, CO पहले आप एसिड का पार्ट लिखते हैं, ठीक है? सही, एसिड इज रिटन फर्स्ट, तो CH3CO और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन आ जाएगा और फिर ऑक्सीजन के बाद वाला जो ये पूरा हिस्सा है ना, वो उसके आगे आ जाएगा, CH2 CH3, मतलब ये आपका एस्टर बन गया, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल। इसको आप जस्ट अ मोमेंट, इसको आप CH2 CH3 लिख रहे हैं, अगर CH3 CH2 भी लिख सकते हैं ना? नहीं, CH2 CH3 आप लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, क्योंकि CH3 CH2 का मतलब होगा कार्बन एक वक्त में 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो 4 बॉन्ड ही बनाता है। अच्छा, तो हम पहले सेकंड वाला लिखेंगे, फिर CH3 लिखेंगे, CH2 फिर CH3। हाँ यार, इसको इस तरह से देखो ना, अगर आप इसको बॉन्ड्स को ओपन कर दो, ये O और H है, इस कार्बन के साथ मैक्स 2 हाइड्रोजन ही आ सकते हैं कोई, और यहाँ कार्बन लगा हुआ है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो दोनों कार्बन को देखो तो उन दोनों ने 4-4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते। अगर आप CH3 को पहले लिखते हो, उसका मतलब ये है कि यहाँ इस कार्बन के साथ ऑलरेडी कितने कार्बन लग गए, कितने हाइड्रोजन लग गए? 3 हाइड्रोजन लग गए, एक OH लगा हुआ है, ये तो ऑलरेडी फुल हो गया। अब इसके बाद आप एक और कार्बन लगा के 2 हाइड्रोजन वाला कार्बन लगा रहे हो, उसका ये मतलब होगा CH3 CH2 का, समझ रहे हो? जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, और यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, इसने यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक ये वाला, चौथा बॉन्ड इसका भी फ्री है, समझ रहे हो? समझ गया। हाँ, अच्छा फाद भाई, ये जो है CH3 CH2, ये 2 कार्बन वाला, आपने इसका नाम क्या बताया था? इथाइल अल्कोहल, राइट? हाँ, एथेनॉल, एथेनॉल भी कहते हैं और एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में, ये भी 2 कार्बन वाला है, ठीक है, गॉट इट। कन्वर्ट नहीं हो रहा, इथेनोइक इसके साथ रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो रहा है एक एस्टर में। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक साथ होना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं एस्टर ग्रुप, सही है? COO हो तो हम इस वाले ग्रुप से फाइंड आउट करेंगे कि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और आगे एक और ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एस्टर।
अच्छा कहते हैं। ठीक है, इसके इस साइड पे आपके पास मेथल ग्रुप है, दूसरी साइड पे आपके पास CH2 CH3 है। इसका नाम क्या होगा? ये वाला जो पोर्शन है इसको आप एथिल कह देंगे, और जो एसिड वाला पोर्शन है वो एसिड की सॉल्ट होगी। एसिड का सॉल्ट को आप एल्कानोएट कहते हैं, तो ये हो जाएगा एथेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना अल्कोहल वाला पोर्शन, इसको आप पहले लिखते हैं नेमिंग में, ये इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। ठीक है। एस्टर बन गया आपका। ठीक है, इथाइल इथेनोएट। हाँ। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ 1 इथाइल मोल ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसका एक ही मोल आपने लिया, उसको रिएक्ट कराया विथ 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2/3 of the acid changes into ester at equilibrium। ये जो एसिड है इसमें 1/3 रह गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर इसका 1/3 रह गया और 2/3 कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x थी तो 1/3x रह गया और 2/3x चला गया। ठीक है। सर एक सेकेंड सर, यहाँ लिखा है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल वाज ट्रीटेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि 1:1 का रेशो चल रहा है। 2/3 ऑफ एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम। तो सर 2/3 की बात हो रही है ना, 1/3 कैसे आया यहाँ पे? इसको इस तरह से देखो, आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है CH3 CH2OH, और रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ CH3 COOH। इक्विलिब्रियम आपके पास एस्टर और वाटर बन रहा है। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल और 1 मोल थे और ये दोनों जीरो थे, राइट। इनिशियली आपके पास कुछ नहीं था, ये I स्टैंड्स फॉर इनिशियल। ठीक है। अब चेंज क्या ठीक है। आया? चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि ये जो आपका एसिड है, इन्होंने कहा है कि 2/3 ऑफ द एसिड चेंजेस इनटू एस्टर एट इक्विलिब्रियम। मतलब जो ये एसिड है इसमें से कितना चला गया, माइनस कर दो, कितना, 2/3। ठीक है, 2/3 चेंजेस एट इक्विलिब्रियम। 2/3 अगर यहाँ से, जस्ट अ हाँ, क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको कट कर रहा था, लेकिन 1:1 जब हमारे पास CH3 CH2OH की और 1 और CH3C ये वाले कैटन जब 1:1 होंगे, तो प्रोडक्ट भी तो 1:1 की ही कॉन्सेंट्रेशन में होंगे ना। प्रोडक्ट 0 क्यों हो गए, मुझे ये समझ वो में नहीं आ रहा। वो तब होता है जब आपके पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि ये अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ डाला है। ये I स्टैंड्स फॉर इनिशियल। ठीक है, इनिशियल का ओके। मतलब ये है कि आपने अभी बस सिर्फ इसको मिक्स किया है, एसिड और अल्कोहल को आपने अभी क्या किया है, मिक्स किया है, एक मिक्सचर में डाला है बस। इन्होंने इन्होंने अभी कोई रिएक्शन किया नहीं है, इसलिए इनिशियली प्रोडक्ट की कोई कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है, समझ गया। अच्छा, समझ अब गया, उन्होंने इनिशियल। उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे जो है 2/3 इसका चला गया था, इसमें से 2/3 माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एसिड का 2/3 जाएगा तो अल्कोहल भी तो उसके साथ ही सेम रेशो में है ना, उसका भी 2/3 जाना चाहिए, राइट। बिल्कुल जाए ना, बिल्कुल जाना और चाहिए। यहाँ से 2/3 जब जाएंगे तो एस्टर आपका 2/3 इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अगेन मोल रेशो क्या है, 1:1, राइट। जैसे आपने अभी कहा था मुझे कि जितने मोल्स में यहाँ से चीज रिएक्ट करेगी उतने ही मोल्स में प्रोडक्ट बनेगी, है ना। बिल्कुल ठीक है, जितना ये लोग टूटेंगे दोनों उतने ही प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हाँ, होंगे। क्योंकि मोल रेशो कितना है, 1:1। ठीक है। 1:1 है। ठीक है। वाटर भी इतना ही बनेगा, क्योंकि अगेन मोल रेशो क्या है, 1:1। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, इक्विलिब्रियम पर ई जो है ना, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। सर व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर? चेंज। ओके। चेंज आ रहा है ना, ये माइनस कर रहे हो तो मतलब डिक्रीज आ रहा है, प्लस कर रहे हो मतलब इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, ई इंक्रीज स्टैंड्स आ फॉर रहा है। इक्विलिब्रियम।
अब मुझे ये बता दो इक्विलिब्रियम पर इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी? 1 में से तो 2/3 चला इक्विलिब्रियम गया, पे इसकी 1/3 फाइनल बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 - 2/3। तो 1/3 बच जाएगी। सही है, ठीक है, सही है। ये भी 1/3 होगी। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे अगर आओ, यहाँ पर अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पर एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनेगी? इक्विलिब्रियम पे 2/3। और वाटर की? 2/3। ठीक है, बस अब आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ गई सबकी। यस, अब आप आ क्या गए। करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हुआ है उन्होंने, हम्म कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की तो कॉन्सेंट्रेशन CH3 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इसको आपने डिवाइड कर देना है किससे? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि कितनी है? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। divided by 1/3 multiplied by अब इसको सॉल्व करें 1/3। तो ये बड़ा सिंपली जी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर की जगह आप डिवाइड का साइन लगा दो। ठीक है, ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा, और 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4, 9 हो जाएगा। 3 3 9, तो ये हो जाएगा ठीक है, 4/9। डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/9, राइट? डिवाइड का साइन हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4/9 इंटू 1/9/1, 9 से 9 कैंसिल, आंसर 4 आ गया। 4 का ऑप्शन तो है नहीं? मल्टीप्लाइड बाय 4/9 मल्टीप्लाइड बाय हाँ, 9/1। ठीक है, और ये इसका आंसर हमें आ जाएगा 4। ऑप्शन डी आंसर है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, सही है, 4। यही आंसर है, मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लो। सर मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, लेकिन सही है, मैं इसको ठीक है, आपको बता दूंगा। बट एनीवेज ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही मुझे होगा, समझ आ गया। ऐसा ही होगा। सही ठीक है, है सर। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई चेंज आ रहा हो, ठीक है, और इक्विलिब्रियम, ये ए लेवल स्टाइल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये ए लेवल में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन थे, उसमें इक्विलिब्रियम एएस में। ठीक है, तो इसी तरह से होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर आ रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं आ रहे, लेकिन काफी रेयर आ रहे हैं। और बफर का तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 4 देखते हैं आपका। सर जस्ट अ मोमेंट, क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 4। हाँ ठीक है। HI वाला, 1 mole of HI was sealed in a tube which is, एक सेकेंड, मोमिन has also joined in. अस्सलाम वालेकुम मोमिन। अच्छा मोमिन यार, हम अली ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, these are related to equilibrium, we are doing those. ठीक है, आपको मैं ये क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, just keep an eye on them. ठीक है, these are good questions, so आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ ही साथ। Okay, Momin, I've just forwarded the questions to you. Did you receive them? Walaikum salam. Yes, I just received it. Okay, so basically move on to question 4. Okay, we are going to now look at question 4. Now this is a question from equilibria. Do you have any idea related to question 4? Says we have 1 mole of HI, iodic acid. Okay, hydroiodic acid. This is a halogen acid which was sealed in a tube heated at 440 degrees till the equilibrium is reached. HI was found to be 50% dissociated. The Kc for this reaction is, okay, HI, when it is heated, it dissociates into two products. It dissociates into hydrogen gas, and of course, what is the other gas? It's going to be iodine. Okay, now these are the two products that you get. Let's balance the equation. So 2HI will form hydrogen and iodine. They told us in the question 1 mole of HI was sealed in a tube. So its initial concentration is 1 mole, right? So initially, HI is the number of moles of HI are 1. Okay, there's just 1 mole. And
At equilibrium, 50%. Fahad bhai, Yes. initially if HI has one moles, H2 and I2 will have zero, right? Zero, zero. Yes. बिल्कुल सही. Okay. ठीक है. Now 50% is dissociated at equilibrium. Associated at equilibrium. Find Kc. All right. Now Kc का formula क्या था? Product concentration multiplied by divided by the reactants concentration, and the concentrations to the power of their moles, right? Product इसमें hydrogen है और iodine है. So hydrogen concentration multiplied by iodine concentration divided by HI's concentration, and HI's concentration has to be raised to the power of 2 because the number of moles are 2 over here. Okay, and now each of these concentrations are actually the equilibrium concentrations that we have for each of these products. Okay, now let's look at the equilibrium concentrations that we'll have for each of them. Okay, whenever you are trying to find out the Kc, always use a table known as ICE table. I stands for initial concentration, C stands for the change in concentration, and E stands for the equilibrium concentration. Now, initially, we had 1 mole of HI, which was added to the tube, right? Before the reaction started, we had just 1 mole. If we had 1 mole of the reactant, and initially before the reaction started, products must have been 0, right? Now they told us what is the change in equilibrium. What was the change in the concentration at equilibrium? It was 50%. So 50% of this was reduced. So the change is actually negative for reactant side. And by how much? 50% of 1. 50% of 1 is how much? Just 0.5, right? 0.5 is the change over here. That's 50% of 1 is 0.5. Now, what is the change on the product side? There will be a raise in concentration. There will be a positive change because as time passes by, product is produced, right? Product is formed. Lekin, sorry guys, actually internet issue. Okay, I'm back. Now I was saying. Okay. I have a question. 1 से अगर हम 50% लेस होंगे तो 0.5 आएगा ना, नेगेटिव 0.5 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ये वाला साइड है ना, ये नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि आपका कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है. रिएक्टेंट तो हमेशा यूज अप होता है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया. ठीक है. अच्छा, मतलब पॉजिटिवली कम कभी भी नहीं होगी, हमेशा नेगेटिवली कम ही होगी. कम तो हमेशा 0.5 नहीं लिख सकते. नहीं ना, कम तो हमेशा नेगेटिव होती है ना. कम तो पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना, नेगेटिव का मतलब होता है कम होना. नहीं सर, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी इनिशियल मोल्स 1 थे, ठीक है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि HI was found to be 50% disassociated, तो 50% रिड्यूस होगा, तो 1 से 0.5 पे जाएगा ना. हाँ, नेगेटिव 0.5 पे क्यों गया, ये समझ नहीं आ रही. अच्छा एक सेकेंड, 1 से 0.5 पे जाने का क्या मतलब है? 1 से आपने क्या किया है? 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया है ना. हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल. हाँ, तो वही सब्ट्रैक्ट का साइन बस यहाँ शो किया हुआ है. नेगेटिव का मतलब तो इसको आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह ले रहे हैं, इस तरह समझ. अरे भाई इतना नहीं सोचो. इसमें बस सिर्फ ये डाल दो कि यार कोई चीज की क्वांटिटी कम हो रही है ना, बस वहां उसका चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है. ठीक है. और अगर कोई चीज की क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका चेंज पॉजिटिव होगा. बस खत्म. सही है. ठीक है, क्योंकि इसका लिटरल मतलब ही यही है कि if anything is reducing in quantity, there is a negative change, and if anything is increasing in quantity, there is a positive change. Now, अब product side का change जो है ना, now this is tricky. What you need to do is you need to look at the mole ratios. The mole ratio is 2:1. इसका मतलब ये हुआ कि जितना change HI में आएगा ना, हाइड्रोजन में उसका आधा चेंज आएगा, राइट? क्योंकि 2:1 है. तो जितना चेंज HI में आया है, हाइड्रोजन में उसका आधा चेंज आएगा. 0.5 का आधा कितना होता है? Half of 0.5 is 0.25, right? So 0.25 will be added. Okay, there will be an increase of 0.25%.
of 25%. There will be an increase of 0.25 over here for hydrogen, and the same applies for iodine as well, because mole ratio is again 2:1, right? 2:1 का मतलब क्या है कि जितना चेंज HI में आएगा उसका हाफ चेंज आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, अगेन तो जितना चेंज HI में आया है उसका हाफ, which is 0.25. ठीक है? Now this was the trickiest portion. ठीक है? If you got this correct, then you have the final answer correct. ठीक है? अब मुझे बता दो इक्विलिब्रियम पर HI की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? You just add these two values, right? 1 minus 0.5 is gonna be 0.5, right, Ali? Yes, sir. Okay, and for hydrogen is gonna be 5, sir. For hydrogen is going to be 0.25. and for iodine as well, it's gonna be 0.25. Okay, these are the number of moles. ठीक है? हम यहाँ concentration डालते हैं. ठीक है? लेकिन हम ये पूरा रिएक्शन जो है वो सेम कंटेनर में हो रहा है, तो सबका वॉल्यूम तो सेम ही होगा. ठीक है? उस वॉल्यूम को हम V अगर अज्यूम कर लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे ही अगर आप इस इक्वेशन में डाल देंगे. ठीक है? तो उस वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हैं. बस अब आप इन चीजों को इस इक्वेशन में डाल दें, यू हैव योर Kc वैल्यू फिगर्ड आउट. हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 स्क्वायर्ड. ठीक है? क्या आंसर आ गया आपके पास? ये हो जाएगा, इससे 1.5 जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक है? और इससे दूसरा 0.5 जाएगा और यहाँ एक और 2 आ जाएगा. ठीक है? तो 1/4 आंसर आ जाएगा आपके पास. 1/4 है इसमें कोई आंसर? Sir, decimals में given है their answers. 0.25 है कोई आंसर? Yes, sir. B. B, that's the answer. ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. 0. Momin, is it clear? How come it's Women? 1/4? Yeah. बोले? B, so 1/4 कैसा हो गया? Can I solve what? For the final answer. मुझे आवाज आप समझ नहीं आ रही. Sir, Momin is asking कि 1/4 कैसे हो गया final answer? अच्छा, 1/4 कहाँ से आया? ये this is just basic calculation. So basically करना ये है कि ये 0.25 है ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से, इसको डिवाइड कर दिया, नीचे 0.5 स्क्वायर्ड है. 0.5 स्क्वायर्ड actually means 0.5 into 0.5, right? अच्छा, 0.25 over 0.5. 0.25 times 2 is 0.5, right? 0.25 times 2 is 0.5. So 1/2 into 2, which is 1/4. सही है? Okay. Sorted? Because ये 0.25. अब next question कर लेते हैं. Next question KSP का है, question 35. So question 35, it says the molar solubility of a sparingly soluble salt AB3 is S. Okay, you've got a salt given to you. Its formula is AB3. Now this is some imaginary salt that you have, and they told us in the question that the solubility of this salt. Solubility का मतलब क्या है? The concentration which is dissolved. Okay, the concentration of the salt which became soluble. Now the solubility is S moles per dm cube. This is a concentration given to you. Okay, then it says the corresponding solubility product is given in terms of KSP by the reaction. Okay, so what would be the KSP value actually in terms of the solubility? This is what the question. All right, now if you have a sparingly soluble salt and if you dissolve it in water, what will you get? It will dissociate to some extent in water. Reversible reaction will take place and you'll get ions, right? You'll get an A3 positive ion along with a B negative ion, right? How did I get the charges? Well, यहाँ base पे जो charge होता है
या जो नंबर होता है it becomes the power, right? And ये फर्स्ट वाला हम assume करते हैं ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. And if you balance the equation, it's going to be 3b minus 1, right? Now, Sir, yes, won't it be the power of b क्योंकि 3 तो b के साथ लिखा हुआ है. 3b के बेस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये a की पावर होगी. ठीक है, ठीक है. जो जिस एटम के बेस पे लिखा हुआ होता है ना जो नंबर, उस दूसरे उसके साथ वाले एटम की पावर होती है. अब a के बेस पे यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, 1 कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो 1b की पावर बन गई. ठीक है, ठीक है सर, got it. अच्छा. अब यहाँ पर इसकी अगर आप KSP निकालना चाहें, KSP कैसे निकालते हैं? concentration of the ions that you have to the power of their moles. So A के मोल यहाँ तो 1 ही है ना, इसकी पावर 1 ही होगी, multiplied by B की जो भी concentration है to the power of its moles. इसके मोल्स कितने हैं? 3 है, तो A क्यूब. अब solubility of the salt कितनी है? बेसिकली यहाँ पर ये जो AB3 है ना, इसमें ये जब डिसॉल्व होगा, यहाँ पर A है आपके पास, A की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वही आपकी सॉल्युबिलिटी है. रीजन, बिकॉज A और इस AB3 का मोल रेशियो क्या है? 1:1. तो A की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वही आपकी AB3 की क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी. ठीक है, the concentration of A in this case is the solubility of AB3 because the mole ratio is 1:1. Now the solubility given to us was S, right? If this is S, then the concentration of B is going to be 3 times of S because the mole ratio is 1:3 for A and B. Just put in these values into this equation that you have. So the solubility of A is S, okay, and the power is 1 for this, as seen in the equation, multiplied by the solubility of B is 3S. The concentration of B is 3S, and power is cube. Now you simplify it, 3 cube is 27. S to the power of 1 and S to the power of 3. When you multiply the two S's, the powers will be added. So 3 plus 1 is going to become 4. Because the bases are the same, powers are added. This is your KSP. KSP is equal to 27 S to the power of 4. Now make S the subject because answer options में सारों में S को subject बनाया हुआ है. S को subject I have a question. Yes. Sir, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि S और 3S है तो AB की भी S ही होगी ना solubility. AB की S है, 1A की S है और उसकी 3S है. तो सर आप S को सब्जेक्ट बना के इसको S² इज इक्वल्स S² डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू S क्यों नहीं कर दिया आपने? S² क्यों करूं? S to the power of 4 होगा बिकॉज यहाँ पर पावर्स देखो आप, यहाँ S क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है S से, 3 + 1 हो जाएगा. ठीक है, S to तो the power of आपने AB को यूज ही नहीं किया. ये वाला AB3 को, जी AB3 को हम, हाँ जी इसी की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, तो इनिशियली तो जो हमें क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी गिवन है, अली लिसन, KSP में आप AB को यूज नहीं करते. KSP में आप उसके सिर्फ आयंस को भी यूज करते हैं, जो ये यहाँ पर जो आयंस हैं इनको यूज करते हैं. ठीक है, ये KC नहीं है, दिस इज KSP. दोनों में डिफरेंस है. वो KC में हम यूज करते थे दोनों को. KSP में आप सिर्फ प्रोडक्ट्स जो कि आयंस बन गए हैं प्रोडक्ट साइड पर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन और उनके मोल्स की पावर में जो है उनको रेज करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं बस. ठीक है, अच्छा. अब बस S को सब्जेक्ट बना लो कि सारे आंसर आपको S के सब्जेक्ट में दिए हुए हैं. बस KSP upon 27 and to the 4th root. आंसर है कोई ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन? 4th रूट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/4. ठीक है, तो ये KSP upon 27 to the power of 1/4 भी लिख सकते हैं आप इसे. ठीक है, एंड ये ऑप्शन है आपके पास C. That's the answer.
S is equals to sir आपने क्या बताया KSP upon 27 to the power of 1/4. 4. Momin, is this clear? Yes, sir. I got it. All right. Question 9 पे चलते हैं आप. सही सर समझ आ गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था Right. Question 9. Question 9 says during the manufacture of nitric acid, nitric oxide is oxidized to nitrogen dioxide in the reaction given below. For nitric oxide stands for NO, and it reacts with oxygen, meaning it is being oxidized. There is a reversible reaction taking place, forming nitrogen dioxide. Okay, now this is the reaction that is taking place during manufacturing nitric acid. And they've given us the enthalpy change value, which is minus 114 kilojoules per mole. Minus means it's exothermic reaction. Okay. Now, according to Le Chatelier's principle, okay, what was Le Chatelier's principle? Le Chatelier's principle was pretty simple. It stated that the equilibrium will always try to oppose a change in it. Okay. So if you are trying to increase the temperature, if the temperature of the equilibrium increases, what will the equilibrium do? It will shift in such a direction that it will try to bring the temperature down. Okay. Or if you increase the pressure, equilibrium would shift in such a direction that it would try to bring the pressure down. Okay. Now, the enthalpy is negative, which means that the forward reaction, okay, now always remember that the enthalpy which is given to you is always for the forward reaction, okay, not for the backward reaction. Forward reaction is exothermic according to this data that is given to you. So the backward reaction is going to be opposite, it's going to be endothermic, meaning it will absorb heat. It will bring the temperature down if you go backward, okay? Now, let's read through the statements which are given to us. First statement says reaction must not be temperature dependent. Well, the reaction is actually temperature dependent. Okay, it is temperature dependent. So A cannot be the answer. B, reaction must be carried out at room temperature. Well, that's not important as well because the temperature may be raised to a certain value in order to increase the speed of the reaction. It must be carried out at a low temperature, or it must be carried out at a high temperature. Okay, now remember one thing, whenever you have this exothermic reactions are always favored by low temperatures. Okay, so that's the answer. Reaction must be carried out in the low temperature because low temperature would favor the forward shifting of equilibrium, which would give us more product. Okay? Sir, yes. इसका answer is D, at room temperature, because वो ली चैटर्स प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों the rate of product and rate of reactant को same रखना है. तो इसका आंसर तो B given है. मतलब मैंने भी C सोचा था क्योंकि exothermic is favored by low temperature. नहीं, it's not B, it is C actually. It is C. Okay. It's not B because it must be carried out at room temperature. जरूरी नहीं है because you may carry it out at room temperature, but you carry because it sir, out. इसकी जो explanation मैंने पढ़ी वो ये है कि according to Lee-Chatter principle means changes will be opposed. So even though it is negative, which means exo, which is favored by low temperature, according to the principle, it has to happen at room temperature. So neither will it be complete forward, neither will it be complete backward. ये explanation आपने कहाँ पढ़ी है? सर वो किप्स की बुक में है, मैं आपको सेंड कर दूंगा सर. ये MCQ किप्स की बुक का है? जी सर, ये MCQ है, मैं आपको बताता हूँ जी, उसी किप्स की बुक का है. MCAT 2015 का भी है. हाँ, तो फिर उन्होंने AEPS ये पास पेपर का MCQ है by the way. तो फिर ठीक है, फिर अगर उन्होंने explanation भी इसके साथ दी है
then let's go with B then. It must be carried out at room temperature. लेकिन फिर इसकी ये explanation नहीं है जो आप बता रहे हो, इसकी फिर explanation दूसरी है. इसकी explanation ये है कि room temperature जो है ना, it is higher than the low temperature. Okay, this is higher. Acha, why do we have a higher temperature? This higher temperature is not for the yield actually, it is for the rate of reaction. Rate मतलब speed of the reaction. अगर आप low temperature पे ले जाओगे तो reaction बहुत slowly proceed करेगा and it's not feasible. हाँ, अगर आप high temperature पे ले जाओगे तो product की yield थोड़ी कम होगी लेकिन reaction जल्दी हो जाएगा. So just to as a compensatory point, just to compensate for the or you should say to compensate for the time, you can compensate for like मतलब कि आप yield को जो है ना कम बर्दाश्त कर लोगे ताकि टाइम कम लगे. ठीक है, थोड़ी सी yield को जो है ना वो मतलब अगर ज्यादा yield आपके पास उतनी ज्यादा yield ना भी आए लेकिन आपका रिएक्शन जल्दी हो जाए, that's still good enough. ठीक है, that's the reason why we compensate for the room temperature rather than using a low temperature. However अगर ये question change होके ये होता कि which of the following conditions will give the highest yield, तो फिर उसका आंसर low temperature होता. ठीक है, या which of the following conditions would result in the forward shifting of equilibrium, तो आंसर low temperature होता. But okay, sir, this room temperature will be greater than the low temperature, right? Room temperature. Yes, in this case, yeah, this is all that you have to assume. But reaction will take place according to Le Chatelier's principle. Reaction must be carried out at room temperature. सही है, यही है. एंड रीजन उसका ये है ताकि उसका रेट जो है वो थोड़ा हाई हो. ठीक है, लो टेम्परेचर पे आप करोगे तो उसका रेट बहुत लो होगा, which will not be feasible. ठीक है, ठीक है, सही है. So its rate is higher. So it's yeah, rate is higher. But even अगर रेट हायर होगा तो फिर इसका मतलब है कि NO और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होने लगेगी ना. नहीं ना, रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का एक साथ हाई होता है फिर. अच्छा, सही है. It is higher for forward and back. Both the reactions. Got it, sir. हाँ, क्योंकि सर मैंने भी पहले क्वेश्चन पढ़ा था तो I didn't read the Le Chatelier's principle. मैंने कहा कि लो नेगेटिव है तो it would favor डेल्टा वो. Okay. Exotherm. Next 13 question. Value of KSP for lead sulfate at 25 degrees is equal to. अरे ये तो याद करने वाली values है. Lead sulfate की value ये तो बुक से रट्टा मारना है. Lead sulfate की KSP की value. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आते वैसे. ठीक है. Now question 15 sorry 15. तो कह रहे हैं कि consider the reversible reaction over here. What are the new equilibrium concentration for all species if 1 mole of each of these are added in equilibrium mixture? Apply Le Chatelier's principle and temperatures remain the same. अच्छा यार, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है. ठीक है, इसको भी आइस टेबल से करना है आपने. ये है, इसमें भी आपके पास एथेनोइक एसिड और एथेनॉल ही गिवन है. ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीजें हैं मैंने यहाँ लिखे थे. ठीक है, एथेनोइक एसिड और एथेनॉल है फॉर्मिंग एथल एथेनोएट एंड वाटर. उन्होंने कहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, एथेनॉल की 1 मोल ही है. ठीक है, एथेनोइक एसिड की भी 1 मोल है. तो इन दोनों की 0 है, वो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 0.333 दी हुई है, मतलब 1/3. और दिस इज आल्सो 0.33, तो 1/3. 0.66 मतलब 2/3 एग्जैक्टली यही चीज दी हुई है. अब पूछा गया है, इन्होंने कहा है कि Kc is 4. तो Kc की वैल्यू भी दे दी आपको कि Kc is equals to 4 at 100 degrees. ठीक है. What is the new equilibrium concentration of all species if 1 mole of each of these are added to this equilibrium mixture? ठीक है. और सर लिखा है apply Le Chatelier's principle. मैं समझ गया. Temperature remained the same. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपने 1 मोल डाल दिया, फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ, अच्छा, न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज. ठीक है, तो Kc तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, Kc तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशंस की
का उसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपने 1 मोल डाल दिया इन सब का, मतलब इसमें भी आपने 1 मोल ऐड कर दिया, इसमें 1 मोल ऐड कर दिया, इसमें 1 मोल ऐड कर दिया, इसमें 1 मोल ऐड कर दिया। ठीक है, 1 मोल ऐड करने के बाद अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, 1 मोल ऐड करने के बाद अब देखो लिसन, इसमें जो है ना आपके पास कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज हो गई, मतलब आपका इक्विलिब्रियम नहीं रहा, राइट? इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस होने का मतलब क्या होगा कि अब ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो अब इक्विलिब्रियम नहीं, बस वो अब एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, उसको दोबारा इक्विलिब्रियम पे लाना है अब आपने। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे जब आएगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जाहिर सी बात है चेंज होगी। तो 1 + 1/3 कितना होता है? ये होता है हम अगर इसको फ्रैक्शंस में ही रखें तो ये होगा आपका 4/3, राइट? 4/3 आपने इसका डाला, 4/3 ये हुआ, और इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2/3 + 1 कितना होगा? 3 है, प्लस 3, तो 5/3 होगा, ये 5/3 होगा। अच्छा, 2/3 + 1 करें सर आप? जी जी बिल्कुल, 2/3 + 1 is 5/3, 2/3 + 1 is 5/3, because they told us in the question that in the equilibrium mixture you are adding 1 mole of each of these products. ठीक है, 1/3 में भी आपने 1 ऐड किया तो 4/3 आ गया, और 1/3 में आपने 1 ऐड किया तो 4/3 आ गया। अब this is what they told us in the question, that these are the new values that you have. Okay, ये बात समझ आई? मुझे 2/3 + 1 और 2/3 + 1 कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आया। उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया भाई, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो आपने उसमें इक्विलिब्रियम में ही 1-1 मोल सबके डाल दिए और एक्स्ट्रा डाल दिए। तो 2/3 क्वेश्चन नंबर इक्विलिब्रियम। 15 बता रहे हैं ना आप? क्वेश्चन हाँ नंबर 15 बता रहे हैं ना? हाँ, तो सर उसने ठीक है 0.33 मोल्स है, और फिर 0.33 का मतलब 1/3 है ना। ठीक है, ठीक है, 1/3 में उसने 1 मोल और ऐड कर दिए तो 4/3 हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं रहा, ठीक है, अब ये डिसबैलेंस हो चुका है। ठीक है अली, गॉट इट। ओके, तो ये 4/3 4/3 5/3 5/3। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अब न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बताओ सबकी। ठीक है, केसी की वैल्यू भी दी हुई है। अब हम न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं यहाँ पर। अब CH3 CH2 OH से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको आपने रिएक्ट कराया एथेनोइक एसिड के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, you've got your ester along with water. Now अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस जो है ना, अब ये जो हमारे पास ये डिसबैलेंस होकर आ चुकी है ना, ये आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस है सबकी। ठीक है, 4/3 4/3 एंड 5/3 एंड 5/3। ठीक है, now these are your initial concentrations. ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि चेंज कितना आएगा, राइट? अज्यूम करते हैं कि चेंज इसमें कितना आ गया, x आ गया। रिड्यूस होगा ना x, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, तो रिडक्शन को आप नेगेटिव साइन से शो करेंगे। इतना ही चेंज इसमें भी आएगा, क्योंकि मोल रेशो क्या है, 1:1, राइट अली? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर राइट साइड पे होगा। पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो इंक्रीज होती है, राइट, एज टाइम पासेस। गॉट इट। ओके, प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा, x का ही आएगा, क्योंकि मोल रेशो देखो तो 1:1 है, तो जितना इसमें रिडक्शन होगा उतना ही इसमें इंक्रीमेंट होगा, है ना? यस सर, गॉट इट। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज ये आपके पास चेंज वाला आ गया। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 4/3 - x इज 4/3 - x। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आ गई। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन डाल देंगे, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस डाल देंगे, 5/3 + x, यहाँ पर भी 5/3 + x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको केसी की एक्सप्रेशन में डाल देते हैं इन सबको। केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ देयर मोल्स अपॉन रिएक्टेंस टू द पावर ऑफ देयर मोल्स। प्रोडक्ट इज 5/3 + x, right? 5/3 + x and 5/3 + x. So 5/3 + x will be multiplied by
5/3 plus x, right? And this thing will be divided by 4/3 minus x into 4/3 minus x. ठीक है? अच्छा. Now same thing is being multiplied, so I can just write it as 5/3 plus x whole thing squared, right? और नीचे भी मैं यही कर सकता हूँ 4/3 minus x the whole thing squared. अच्छा, they are equal to kc, right? Question में kc की value given है. kc की value is 4. Question is solved now. How is it solved? यहाँ squares लगे हुए हैं ना? What you do is you take square root on both the sides. Will the squares cancel out? They will definitely cancel out, right? Once the squares cancel out, you'll get 5/3 plus x upon 4/3 minus x, which is equal to square root of 4. Square root of 4 is 2. ठीक है? अब बस सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लें. 5/3 plus x equals 2 into 4/3 minus x. This is going to become 8/3 minus 2x equals to 5/3 plus x. So this is going to become 3x equals 8/3 minus 5/3, which is actually 3/3, which is 1. 3x is, and so x is equal to 1/3. Now you've got your value of x. They asked you the equilibrium concentrations. They didn't ask you the value of x. What were the equilibrium concentrations, by the way? They were 4/3 minus x and 5/3 plus x, right? 4/3 minus 1/3 is 4/3 minus x. 4/3 minus 1/3 is 3/3, which is equal to 1 mole. And similarly, 5/3 minus 1/3 is 4/3 moles. So 4/3 is the concentration of the product and 1 mole is the concentration of reactant. अब ये आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू 1/3 ही आ रही है ना वैसे. 8/3 minus 2x equals 5/3 plus x, and so 8/3 minus 5/3, which is 3x. हाँ, यहाँ से तो सही है. यहाँ पर देखते हैं तो it told us that there is a new concentration if 1 mole of each of these are added to this equilibrium mixture. Each of sorry, we misread the question. इसमें कह रहे हैं कि 1 mole of ethanoic acid and ethanol are added, not the products. The products are the same. ये 5/3 नहीं है, ठीक है? इसकी जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन थी ये वही रहेगी. ये 2/3 ही रहेगी, ठीक है? This is not 5/3. This is gonna stay 2/3. They are not adding 1 mole over here. They're just adding 1 mole on the reactant side. ठीक है? 4/3 और 4/3 कर दिया बस. ठीक है? Well, that doesn't make a difference. कोई major significant difference नहीं आएगा. इसको जरा बस इसको change करके 2/3 कर दो. 5/3 को change करके 2/3 करेंगे. हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं डाला. ठीक है? ये 2/3 plus x है. अब इसको सॉल्व करो, अब आंसर आ जाएगा. 2/3 plus x है. 2/3 plus x. This is 2/3, and this is 2/3. 8 minus 2 is 6/3. 6/3 means 2, and so x is equal to 2/3 actually. X is 2/3, so 4/3 minus 2/3 is. सर तो हमारे पास 1/3 और 2/3 है, हम उसको यूज करेंगे, राइट? 2/3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 4/3 minus x का 2/3 आ रहा है, और 2/3 plus x का आंसर आ रहा है
4/3। एक आंसर ऑप्शन आपका है 4/3 विच इज एक्चुअली 1.33, दूसरा है 2/3 विच इज 0.66। ये आंसर्स हैं, ये आप ऑप्शन सी आपका आंसर है इसमें। अब बताओ समझ आया कि नहीं? नहीं आया? सर ऑप्शन सी। सर थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आया। देखिए अच्छा, सर, हमने यूज किया अब था मैं 1/3। एक बार फिर से समझाता हूँ, यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? इसमें देखो करना ऐसा है, ओके यू एक्चुअली हैड, इन्होंने क्वेश्चन में आपको डेटा क्या दिया हुआ था पहले से ही? क्वेश्चन में इन्होंने ये डेटा दिया हुआ था, ठीक है, ये भी दिया हुआ था, और क्वेश्चन में इन्होंने ये भी कह दिया था कि ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। 1/3 को उन्होंने 0.33 लिखा हुआ था। अब उन्होंने क्वेश्चन में ही कह दिया इस 1/3 में आपने कितना ऐड कर दिया, 1 मोल को और ऐड कर दिया, क्या बन गया? 4/3 बन गया। क्वेश्चन में ही कह दिया कि इस 1/3 में भी आपने 1 मोल ऐड कर दिया, 4/3 बन गया। और इस प्रोडक्ट साइड पे आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे ये 2/3 था, ये 2/3 ही रहा, और ये भी 2/3 रहा। अब यहां तक बात क्लियर है?